नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं विश्व का भूगोल यूपी ट्रिपल एससी में जो भी पूर्व में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं। और ये आज टाइम जोन वाला टॉपिक है आपके सामने। ये प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, चलिए इसके आंसर करिए। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? जैसे भारत का आप जानते हैं कि टाइम जोन जो है 82.5 डिग्री जो है ये इलाहाबाद से होकर के गुजरता है। उसी तरह से अलग अलग देश अपने अपने यहाँ टाइम जोन बनाए हुए हैं। तो वही कह रहा है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है ये आपको बताना है कि कितने टाइम जोन हैं। तो दुनिया में कुल टाइम जोन्स की संख्या जो है 24 है। ऐसा नहीं कि मैंने हर एक देश अपने लिए अलग बनाया है। अब आप और अपने पड़ोसी देश अलग कैसे, जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, एक्सटेंशन कम होगा आपका, तो वहाँ पर आप ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो दुनिया में कुल समय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 24 है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम विकास अधिकारी परिषद 2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है, वही 82.5 डिग्री वाला। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र टाइम जोन फ्रांस के पास है। कुल कितने हैं? 12। सर्वाधिक टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस के पास है। और भारत का क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? लीजिए पूछ लिया आपसे यहीं पर। ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो है ग्रीनिच टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। यहाँ पर देखिए आगे है, लिखा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व से किया जाता है। चूँकि दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अतः भारतीय मानक समय ग्रीनिच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट। और एक ऐसे 82.5 डिग्री 30 मिनट में 4 का गुणा कर दीजिए, ये मिनट हो जाएगा, और 60 से भाग दें तो घंटा में बदल जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट। उल्लेखनीय है कि ग्रीनविच टाइम को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है तथा शून्य के पूर्व तथा पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, सब आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रीनिच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ये भी पूछा जाता है, बताइए। ग्रीनविच जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ग्रीनिच जो है ये लंदन शहर के पास स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन ग्रीनिच मीन टाइम मानक समय में 1 घंटे अर्थात 15 डिग्री देशांतर के अंतराल के आधार पर है। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट को 15 डिग्री, तो ये 1 डिग्री कितने के बराबर? 15 चौके 60, 4 मिनट। 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर हो जाता है।
ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री देशांतर में गुजरता है, जो ब्रिटेन के लंदन शहर के पास से होकर गुजरता है। भारत का स्थानीय समय या मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे माने 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पूरब में जुड़ता है, ये ग्रीनविच मीन टाइम में इधर जुड़ता है और इधर जाने पर माइनस होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास वाले टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक क्या है? जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो आप जानते हैं कि जनसंख्या की सूची में भारत की रैंक कौन सी हो सकती है? भारत की रैंक दूसरी होगी। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक दूसरी है। इसी आधार पर देशों का क्रम चीन पहले स्थान पर 18.6% जनसंख्या के साथ, भारत दूसरे स्थान पर 17.7% जनसंख्या के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर। देख रहे हैं पहले दूसरे के बाद तीसरे में कितने का गैप आ गया? इसके पास जनसंख्या का 4.3% ही है। उसके बाद इंडोनेशिया होगा 3.5%, पाकिस्तान हो गया 2.8%। तो ये 5 देश हैं जिसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो आप जानते हैं कि चीन और भारत दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली मानव जनसंख्या की आबादी का कुल अनुमानित प्रतिशत जो है ये 90% है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ज़्यादा इसी उत्तरी गोलार्ध में ही जनसंख्या है। यहाँ पर आपका भारत हो गया, इधर चीन हो गया, ऐसे करके ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत 90% है। आबादी का अनुमानित 90% है। चलिए आगे चलते हैं। न बहुत तेज न बहुत स्लो, एक पेस बनाए रखना जरूरी है। मध्यम मार्ग को चुनिए। निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? बताइए, न्यूनतम प्रजनन दर किसकी सबसे है इसमें? तो दक्षिण कोरिया की जो है प्रजनन दर न्यूनतम है। प्रजनन दर के एक महिला पुरुष से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसी को प्रजनन दर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर का 1.1 है, दक्षिण कोरिया का 1 है और लातविया का जो है 1.6 है। ताइवान सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम प्रजनन दर 1.6 था। देते हुए कि विश्व बैंक ताइवान का पृथक आंकड़ा जारी नहीं करता। तो ये जो है दिए हुए ऑप्शन में सबसे कम प्रजनन दर, अब एक से प्रजनन दर कम क्या होगी? या तो एक भी बच्चे पैदा ना हो, तो ये दक्षिण कोरिया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? ये बचा हुआ था क्वेश्चन। तो सर्वाधिक प्रजनन दर किसकी है बताइए? सर्वाधिक प्रजनन दर सोमालिया की है, 6.1। एक महिला पुरुष से मिल करके 6.1 औसत निकालने पर इतना आता है। तो 6.1 प्रजनन दर है और ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
प्रश्नकाल एवं वर्तमान में सोमालिया में प्रजनन दर सर्वाधिक है और अंगोला में 5.5 है। देखिए ये अभी जो भारत में जो था पहले कि लोग ज़्यादा माने परिवार के वृद्धि पर विकास पर ध्यान देते थे या उसको अच्छा मानते थे कि भाई जितने ज़्यादा बाल बच्चे होंगे भाई, क्योंकि बीमारियाँ उमारियाँ बहुत लोगों को मौत का शिकार बना देती थी। तो वही हाल अभी अफ्रीकन कंट्रीज में, अंगोला में 5.5 है, माली में 5.9 है, सोमालिया में है 6.1 और नाइजीरिया में है 5.4। नाइजीरिया माना जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, तो जो सोमालिया 6.1 है तो नाइजीरिया कैसे होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए विश्व का भूगोल अब भी वाला टॉपिक आ गया है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़ाकर आती हैं, किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती हैं और जमा हो जाती हैं। तो बलुई मिट्टी उड़ कर के आती है और कोई मिट्टी तो उड़ती नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, बलुई मिट्टी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल्स उड़कर आती है और जमा हो जाती है। यह घटना वायु अपर्दन कहलाती है। वायु अपर्दन उछालन, साल्टेशन, सरफेस क्रीप, पृष्ठीय विसर्पण तथा झूलन, सस्पेंशन, इन तीनों के माध्यम से वायु अपर्दन होता है। वायु अपर्दन, साल्टेशन, उछालन और पृष्ठीय विसर्पण, सरफेस क्रीप और तथा सस्पेंशन, झूलन, इन तीनों माध्यम से जो है वायु अपर्दन होता है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है, बताइए दोस्तों फटाफट बताइए। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये देखते रहिए कौन से परीक्षा में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल से अमीन परीक्षा 2016 का प्रश्न है। कार्स्ट स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में चट्टान के ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण, ये टेरा रोसा का निर्माण जो है, इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बताइए। तो चीन में न जाने क्या बात है कि वो हर एक चीज़ के उत्पादन में, हर एक चीज़ में आगे दिख रहा है। तो गेहूं में भी चीन है, चावल में भी चीन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा भारत एवं रूस क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। भारत एवं रूस क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। अंगूर की खेती विटीकल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन व उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन है, बताइए दोस्तों। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, देश का नाम दिया है। तो सिल्क का भी सर्वाधिक उत्पादन में चीन, जहाँ पर चीन आ जाए वो लगभग वो प्रथम स्थान पर आ रहा है। तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, चीन में होता है दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार चीन सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में सिल्क उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा से अधिक है, कितने से अधिक है, बताइए।
वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितने से अधिक है? तो देखिए, कपास के उत्पादन में भारत का हिस्सा जो है लगभग 1/4 है, 1/4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी टिक किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ अलग प्रकार का दे रहा। चलिए उसको हम लोग देख लेंगे। दिए गए प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है। अंग्रेजी संस्करण में वैश्विक कपास क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा पूछा जा रहा है, जबकि हिंदी संस्करण में उत्पादन में। कपास उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व में पहले स्थान पर है और विश्व के 1/3 से अधिक क्षेत्रफल में भारत कपास की पैदावार करता है। आयोग ने प्रश्न उत्तर काल में ए को माना था। तो उत्पादन में 1/4 है और क्षेत्रफल में 1/3 है, भारत की बात करें तो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? प्रथम स्थान नहीं पूछा, आपसे दूसरा स्थान पूछ लिए धान उत्पादन में। तो प्रथम स्थान पर चीन होगा और दूसरे स्थान पर भारत होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धान उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है और प्रथम स्थान चीन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। FAO के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। चलिए और आगे चलते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह बहुत चर्चित प्रश्न है। बृहस्पति जी हैं, जुपिटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका औसत घनत्व 1.32 ग्राम घन सेंटीमीटर। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। ये कहने का मतलब कि शैतान आदमी है। इतना तेजी से कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके आसपास अपनी चीज़ों को क्या होता है, डकार जाता है। निम्न से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह बताइए। तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह जो है किसके हैं? सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कितना? 79। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसी तरह से बृहस्पति का 79 उपग्रह हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो है आगे ये चेंज हो गया है। देखिए ये 2016 का प्रश्न था ना, अब 2019-20 याद में देखेंगे तो ये हो जाएगा शनि, क्योंकि इसकी उपग्रहों की और खोज हुई है अभी हाल साल में। अब इसके 82 हो गए हैं, लेकिन प्रश्न काल के समय में जो है बृहस्पति था। अब आगे भविष्य में आप शनि को मारेंगे, इसके 82 हो जाएंगे। प्रश्न काल में बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह थे। वर्तमान में ग्रह एवं उपग्रह चंद्रमा निम्न है। तो देखिए बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा था, अब शनि ज़्यादा हो गया, 82 हो गया है। अब देखिए बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ये याद रखिए, भी पूछ लेता है कि किसके कितने उपग्रह हैं। और पृथ्वी का एक है और एक कौन सा है? ये चंद्रमा है। मंगल के 2 हैं और अरुण के 27 है, वरुण के 14 हैं। तो बुध और शुक्र को भी याद रखिए, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है।
ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये उसी क्रम में दिया हुआ सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक प्रश्न पूछा हुआ था कि इसमें से किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध, शुक्र है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन में देगा। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है, बताइए। तो इसमें जो है ज्वारीय हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जेम्स जीन्स एवं और हैरोल्ड जेफरी, इनके द्वारा ये दिया गया है। ज्वारीय हाइपोथेसिस पृथ्वी सौरमंडल की उत्पत्ति से सही ढंग से मेल खाता है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं का सही सुमेलन निम्नवत है। तो ये जो है नेबुलर परिकल्पना जो है लाप्लास ने दिया था, तो बी तो करेक्ट था उसमें, लेकिन और बता रहा है कि नेबुलर जो है परिकल्पना जो उसमें आर्किमिडीज दिया है। और देखिए ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, गैसीय हाइपोथेसिस कांट ने दिया है, और ग्रहीय हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मोल्टन। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना तथा द्वैतवादी संकल्पना के अंदर चेम्बरलिन और मोल्टन की ग्रही परिकल्पना। जेम्स जीन्स और हेराल्ड ज्वारीय पर टाइडल हाइपोथेसिस, जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने गैसीय परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो इसमें यह देखना था कि कौन कौन किया है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, बताइए। तो पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? या ट्विन सिस्टर में शुक्र आता है। शुक्र आकार में छोटा है, लेकिन और सब जो है लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सौरमंडल में स्थित ग्रहों का आकार छोटे से बड़े के अनुसार इस प्रकार है: बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है। इस प्रकार प्रश्न दिए गए विकल्पों में शुक्र ग्रह पृथ्वी से आकार में क्या है? छोटा है। तो उसमें देख रहे हैं कि मंगल और बुध विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए शुक्र को मारेंगे। मंगल और बुध नहीं दिया हुआ है, इसलिए शुक्र को मारेंगे। लेकिन बुध, मंगल और शुक्र, पृथ्वी, ये जो है आकार वाला है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये वाला जो देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये जो है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है, जो अभी इससे पहले देखे थे आप। तो बुध के बाद मंगल आया, तब बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, ये जो है आकार में, जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही का मतलब घटते क्रम में, बताइए। आपको बताना है कि कौन घटते क्रम को दर्शाता है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि हो गया, उसके बाद यूरेनस हो गया, उसके बाद नेपच्यून हो गया, उसके बाद पृथ्वी हो गई, उसके बाद शुक्र हो गया, मंगल, बुध। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे इससे पहले वाले प्रश्न में जो है, तो सबसे
आकार में पूछा है, आकार का अवरोही क्रम, ठीक ना। तो हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद नेपच्यून आता है, नेपच्यून हो गया। उसके बाद यूरेनस हो गया, उसके बाद हो गया शनि, उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति तो आपको अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो अवरोही क्रम में इसमें जो होगा, ऑप्शन सी देखिए जरा, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध, ये जो है ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। घटते क्रम में देखिए, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो ये जो होगा ऑप्शन सी जो होगा आपको दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, तो इधर से हम लोग पढ़ते हैं नीचे से, क्योंकि इसी तरह से याद करना ठीक रहेगा। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति, ये ग्रह हैं आकार में। आकार के अनुसार इसको याद रखिए, पूछ लेता है। देखिए आपसे पूछा ही है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। जो चमकता हुआ हमको दिखता है उसको क्या कहते हैं बताइए। तो उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तमुख आमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर तथा प्रभामंडल, कोरोना से मिलकर बना है। सूर्य का वातावरण इन तीनों से मिलकर के बना है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ये कोरोना बीमारी वाला नहीं, इसका अर्थ होता है प्रभामंडल से मिलकर के बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यह भाग दिखाई पड़ता है। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है नासा के अनुसार, बताइए। तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी स्टार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अल्फा सेंटोरी एक तारा नहीं है बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के निकटतम सितारा है। यह पृथ्वी से सेंटोरी को सेंचुरी को यहाँ पर सेंटोरी लिख रहा है। यह पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि अल्फा और बीटा 4.35 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाद जो नज़दीक आता है ये सूर्य आता है, ये तारा है। और उसके बाद जब नज़दीक आता है कौन है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये पूछा जाता है
कि सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत चर्चित प्रश्न है। तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है, ये भी पूछा जाता है। ये लाल मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिए, पूछ लेगा आपसे। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी तथा सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी तथा सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप याद रखिए कि ये बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ये भी पूछता है सबसे बड़ा, तो मैं देखता हूँ कि इस संदर्भ में सबसे बड़ा याद रहता है कि बृहस्पति, लेकिन सबसे छोटा नहीं याद रहता है। तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला, बताइए दोस्तों फटाफट। सबसे अधिक चमकीला जो है यही पृथ्वी की बहन, जिसको शुक्र कहते हैं, यही है। इसी को सांझ का और भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म भी है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। और तो बताइए, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट 20 सेकेंड, तो ये तो पूरा सेकेंड में ही दे दिया है। तो लीजिए 8 मिनट को सेकेंड में चेंज कर दिए और 20 जोड़ दीजिए। तो 8 छक 48, 480 प्लस 20 500, 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। क्योंकि ये सभी लगभग में ही माना जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट 2-4 सेकेंड की इधर उधर गणना नहीं की जा सकती है। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 499 अर्थात 500 का समय लगता है, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8 मिनट तथा 20 सेकेंड का समय आता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात सूर्य में जो है 3:1 का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियान, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। इस प्रकार हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात 3:1 हो गया। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। इस प्रकार हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात लगभग 3:1 हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है?
आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, तो आंतरिक ग्रह और बहिर्ग्रह के में विभाजन किया जाता है। बताइए, तो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, बताइए। तो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में जो है वरुण नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आंतरिक ग्रह किसको किसको कहते हैं। आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तीनों ग्रह जो है, चारों ग्रह जो है आंतरिक में आते हैं और बाकी के जो है बहिर्ग्रह में आते हैं। तो देखिए, इसमें वरुण नहीं है, तो यही आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की कल्पना की गई है। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। आंतरिक ग्रह सिलिकेट और धातुओं के बने होते हैं। सिलिकेट और धातुओं के बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रहों के निर्माण में गैसों की प्रधानता है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। यम, प्लूटो को सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। अब इसको, प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर देते। पहले ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन प्लूटो को बाहर करने के बाद जो है 8 हो गई है। यम को बाहर कर दीजिए, तो यही हो गई। बाहरी ग्रहों में गैसों की प्रधानता है और आंतरिक ग्रहों में सिलिकेट और धातुओं की प्रधानता है। चलिए देख, ये समझ गए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो 4 आंतरिक ग्रह हो गए, 4 बाह्य ग्रह हो गए। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, बताइए कैसे पथ पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो अंडाकार पथ पर, इलिप्टिकल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार या इलिप्टिकल पथ पर करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 माने दिन या 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लगता है। इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। यही जो 0.25 जो है 0.25 जो है 4 वर्षों में मिल करके एक हो जाता है। इसीलिए वर्ष की संख्या कितनी होती है, 366 दिन, जिसको आप लीप वर्ष कहते हैं। देख रहे हैं ना, वास्तव में एक वर्ष की जो इस वर्ष का समय जो है 365.25 है। मैंने 365 वर्ष 362 वर्ष प्लस 1/4 वर्ष होता है। तो वही 1/4 मिल करके 4 वर्ष में एक हो जाता है। और इस तरह से याद रखेंगे तो 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का होता है। चलिए आगे चलते हैं। यही 6 घंटे 6 चौके 24 घंटे हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। पृथ्वी की क्या कह रहा है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से संगठित होता है। किस चीज से बना होता है? पपड़ी का मतलब बाहरी हिस्सा। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किस चीज का बना होता है? तो बताइए। यह ऑक्सीजन और सिलिका का बना हुआ है। आप देखें तो बताया था कि आंतरिक ग्रहों में सिलिका की और धातुओं की प्रधानता है।
तो वही पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिका का बना हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। और वायु ग्रहों में गैसों की प्रधानता थी, आप देखे थे। भूपर्पटी का ऊपरी भाग स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धरातल से लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक 95% भूपर्पटी चट्टानों से बनी हुई है। भूपर्पटी के 87% खनिज सिलिकेट हैं। क्वार्ट्ज के दो तत्व सिलिकॉन और ऑक्सीजन हैं। क्वार्ट्ज के दो तत्व सिलिकॉन और ऑक्सीजन हैं। इस प्रकार पृथ्वी के पपड़ी का प्रमुख अंश ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। उसको कहते हैं स्थलमंडल। वायुमंडल कहाँ है, देख रहे हैं ना वायुमंडल, तो ये वायुमंडल ऊपर है, जलमंडल तो जल हो गया, तो ये जो है स्थलमंडल है। क्रस्ट और वायुमंडल मिलकर उसको स्थलमंडल कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं। इसका निर्माण खनिज तत्वों, शैलों तथा मिट्टी से हुआ है। स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी के 29% है और 71% क्या है, जैवमंडल, ये जल है, जलमंडल। तो 29% जो है स्थलमंडल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, बताइए। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, इक्वेटर पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश। जीरो डिग्री अक्षांश पर, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दिन और रात विषुवत रेखा पर लगभग बराबर होते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिणी ओर दिन और रात की अवधियाँ मौसम के अनुरूप घटती बढ़ती रहती हैं। उत्तरी या दक्षिणी ओर दिन और रात की अवधियाँ मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें दिन और रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? अंतर सर्वाधिक होता है, दिन और रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है, जिसको क्या कहते हैं, बताइए। संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति और ये सब सुने हैं आप ना, तो ये जो है अंतर जो है सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिन और रात की लंबाई में सर्वाधिक अंतर संक्रांति पर होता है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, जैसे कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और लंबी रात होगी। आप ये देखें, ये विषुवत रेखा है, कर्क रेखा हो या मकर रेखा होगा, जब सूर्य इस पर चमकेगा तो इस पर बड़ा दिन होगा और इस पर छोटा दिन होगा। वही छोटा दिन तो एक दूसरे के विपरीत होता है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, बताइए। तो ये दिया है 3 ट्रिलियन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अब ये 2015 का क्वेश्चन है, पूछा गया, तो इसको देख लीजिए कैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। आखिर ये प्रश्न पूछे ही तो गए हैं और ये स्टैटिक प्रश्न है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट स्टडीज के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3.04 ट्रिलियन से अधिक वृक्ष हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 422 वृक्ष आते हैं। एक आदमी पर 422 वृक्ष आते हैं। इस प्रकार निकटतम उत्तर ए होगा। तो ये भी अच्छी बात है कि 422 वृक्ष एक आदमी पर आते हैं। ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 26 छूट गया है और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन 26 जो है ये है कि 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर को दर्शाता है। ये जो पृथ्वी का पर ऐसे बने होते हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है ये पूछ रहा है आपसे। तो 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश जो है कितने किलोमीटर को दर्शाता है ये पूछा गया। 1 डिग्री अक्षांश जो है कितने किलोमीटर को दर्शाता है। तो 1 डिग्री अक्षांश जो है 111, देखिए वही लिखा है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ध्रुवों पर जहाँ यह 11.7 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पर ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को तो लगभग जो है जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और इधर आते हैं तो घटती जाती है। तो वही कह रहा है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर दूरी दर्शाता है। इसको आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। बताइए, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, भाई उत्तर दक्षिण होगा ना, कहलाता है। बताइए। तो 52वां समानांतर दक्षिण, देखिए यहाँ पर लिखा है 52वां समानांतर दक्षिण। जब दक्षिण में है तो दक्षिण कहलाएगा। ये भूमध्य रेखा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये अगर 52 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है तो 52वां समानांतर दक्षिण कहलाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये होम्योपैथी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 से 35 के मध्य उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश हार्श लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। तो उत्तर और दक्षिण में 30 से 35 डिग्री के अक्षांश जो है इसको क्या कहते हैं, हार्श लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और ये उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश, ये पूछता है हार्श लैटिट्यूड के बारे में है। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों दिशा में इसको हार्श लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है। बताइए। आयरन की मात्रा लगभग 32 से 35% है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक तत्व लोहे की मात्रा कितनी है, 32 से 35%। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की रासायनिक संरचना में लौह तत्व की मात्रा 32.07%, जो कि 32 से इतने के बीच आता है। इस प्रकार विकल्प लिख सकते हैं। शुक्र ग्रह में लोहे की मात्रा इतना प्रतिशत है, बुध ग्रह में इतना प्रतिशत लोहे तत्व, इसीलिए तो ये लाल बुध ग्रह में इतने प्रतिशत लौह तत्व पाता है। अरे बाप रे बाप, ये बहुत ज़्यादा है। बुध ग्रह में 64.47% लौह तत्व पाता है।
चलिए हम लोग पृथ्वी का याद रख लेते हैं। पृथ्वी का 32.07%। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो कुछ नहीं याद रह पाएगा, कम से कम पृथ्वी का याद रखिए। पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है, अर्थात त्रिज्या। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नासा के अनुसार पृथ्वी का बृहद मध्य अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है, जबकि विषुवतीय अर्धव्यास 6378। विषुवत रेखा जानते हैं ना, विषुवत रेखा पर बड़े हैं तो 78 का अर्धव्यास और ध्रुवीय अर्धव्यास कम हो जाएगा। तत्कोर अर्धव्यास इतना, इस प्रकार निकटतम विकल्प भी सही है। तो पृथ्वी का माध्यम अर्धव्यास 6371 है और विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है तो ये देख रहे हैं कि 7 बढ़ जा रहा है लगभग। इसको देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपके सामने पूछा ही गया ग्राम विकास अधिकारी परिषद सोरम में। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, बताइए। तो हम लोग अभी देख रहे थे त्रिज्या जो सबसे ज़्यादा थी, तो पृथ्वी की त्रिज्या विषुवतीय त्रिज्या कितनी थी? विषुवतीय त्रिज्या थी 6378 लगभग। तो व्यास पूछा है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो अब निकाल लीजिए, ये लगभग 12,000 के आसपास हो जाएगा और ये हाँ 12,000। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 6378 में करें तो 6 दूना के 12 और ये लगभग 400 के, तो 800 के आसपास हो जाएगा। 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास। व्यास से याद रखिए, त्रिज्या रखिए तो त्रिज्या याद रखिए। जब त्रिज्या वाला चल रहा है पहले से तो 6378 है, ये त्रिज्या विषुवतीय त्रिज्या है, इक्वेटोरियल रेडियस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर है एवं व्यास इतने किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास जो है इतना किलोमीटर, ध्रुव पर जो है कम हो जाएगा। देखिए 13, ये 56 हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी, बताइए। 1 घंटे में, तो हम लोग देखे थे कि 1 घंटे में 15 डिग्री का होता है, इसीलिए एक देशांतर के बीच जो है ऐसे ऐसे लाइन बनी है ना, तो इनको जो कहते हैं देशांतर कहते हैं और इसको अक्षांश कहते हैं। तो 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होगी कितनी? 15 डिग्री की। 1 घंटा 15 डिग्री, तो 60 मिनट भी 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ऐसे निकलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में 360/24 बराबर 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शारदीय विषुव दिन रात बराबर को था, माने ये अलग अलग दिन होता है, तो दिन रात बराबर 2019 में किस डेट को था, बताइए। ये जो था 23 सितंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिन रात बराबर जो है विषुवत रेखा पर होते हैं, उसी है शारदीय विषुव बोला है। तो ये 23 सितंबर को 2019 में बराबर था। और ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट का।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 20 से 21 मार्च को बसंत विषु तथा 22-23 सितंबर को शरद विषु के समय दिन रात बराबर होते हैं। इन परिस्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 20 से 21 मार्च और 22-23 सितंबर, तो ये बसंत ऋतु हो गया और ये शरद ऋतु हो, तो इसलिए आपसे पूछा था शारदीय। देखिए ये पूछा था शारदीय, तो शारदीय में क्या था, किस सितंबर को, शारदीय में था 22-23 सितंबर को। तो 23 सितंबर इसमें दिया हुआ, तो इसको करेक्ट मानेंगे। ये इस प्रकार से होता है कि सूर्य जो है, जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो एक बार इधर से इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, ऐसे चक्कर सूर्य लगाते रहता है। तो इसी से अब यहाँ पर 2 बार हो गई, एक बार इस समय आया, एक बार इस समय आया, तो इसी को शारदीय और बसंत, शरद और बसंत ऋतु कहते हैं। तो 20 से 21 मार्च और 22-23 सितंबर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए 20 से 21 मार्च को बसंत ऋतु हो गई और शरद ऋतु हो गई 22-23 सितंबर को। वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होगा, बताइए। वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होगा? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में विंटर सॉल्स्टिस 20-21 दिसंबर को वर्ष का छोटा दिन। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनाज समर सॉल्स्टिस उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी, तो ये उत्तरी गोलार्ध के अनुसार उत्तर दिया गया आपका। तो उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को सबसे लंबा दिन होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, छोटा होगा। एक अभी इससे पहले वाला प्रश्न था उत्तरी गोलार्ध में, जो उसमें लिखा नहीं था, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा हो गया, तो इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा हो जाएगा। इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बताइए, कौन कौन देशों से? तो कर्क रेखा जो है भारत से तो गुजरती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो भारत यहाँ पर दिया, भारत यहाँ पर दिया हुआ है। अब ईरान से गुजरती है कि सऊदी अरब से गुजरती है, बताइए। तो सऊदी अरब से होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? अब बताइए भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग इसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा पूछता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट था। अब मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये है भूमध्य रेखा, तो याद रखिए ये भूमध्य रेखा नीचे से गुजरती है और जो है यहाँ पर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, किरिबाती, इंडोनेशिया,
और ये मालदीव हो गया, केन्या हो गया, ये सोमालिया हो गया, युगांडा हो गया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये एरो खींच करके बना है, इसको ये ना समझ लीजिएगा। गेबन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, साओटोम एंड प्रिंसेप से भी होके गुजरती है। ये हो गया ब्राज़ील हो गया, और ये हो गया इक्वेडोर हो गया, और ये हो गया कोलंबिया हो गया। तो यही इसमें से आपको कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है? कोलंबिया दिया हुआ है, और केन्या दिया हुआ है, ये देखिए कोलंबिया, केन्या, और उसके बाद पूछा है इंडोनेशिया। इन तीनों को जो है आपसे पूछा हुआ था, लेकिन ऐसे गुजरती है। चलिए अगले में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है, ये है इक्वेटर, ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, ये आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री, इधर भी दोनों तरफ। तो अब देखिए, ये कर्क रेखा ये भारत से होकर के गुजर रही है। ये कर्क रेखा देखिए यहाँ पर है कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। तो थोड़ा अनुमान लगा लीजिए कि किन किन देशों से होकर के गुजरती है, तो आपको उत्तर देना सही रहेगा। तो कर्क रेखा जो है इधर चीन से भी होकर के गुजरे नीचे जो है, और इन देशों से ऐसे 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 होकर गुजरे, मैक्सिको से होकर गुजरे यहाँ से। और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसे नीचे करके ब्राज़ील हो गया, और ये हो गया अर्जेंटीना, और ये चिली, और ये पराग्वे। इन देशों से होकर के गुजरती है। तो इसको आप याद रखेंगे। और ये पूछा जाता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। यहाँ पर जो आप देखें, दक्षिण अमेरिका से केवल विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजर, लेकिन कर्क रेखा जो उत्तरी अमेरिका में चली जा रही है। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है, और आपको यही उत्तर होगा कि तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। भूमध्य रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणतंत्र गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओटोम और प्रिंसेप। 13 देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। चलिए आगे चलते हैं। यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, बताइए। ये दून्स बनते हैं, जैसे देहरादून का आप नाम सुने हैं ना, तो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं दून्स। इसको ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देहरादून, और भी कई दून हैं, जब उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। दून्स यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 के आंसर करिए फटाफट। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिण भाग है। इसके उत्तरी भाग अंगारा भूमि स्थित है, बताइए। जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है, यहाँ पर आपका तो जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसको गोंडवाना भूमि कहते थे। गोंडवाना भूमि, ये गोंडवाना हो गया, और इसके उत्तरी और दक्षिणी, तो दक्षिणी को पैंजिया कहते थे, और उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। इसको अंगारा लैंड कहते थे, या अंगारा भूमि, अंगारा लैंड। तो ये याद रखिए, गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बड़ा महाद्वीप था जो विभाजित होकर के पूरे विश्व का निर्माण हुआ है। तो ऊपर को अंगारा, नीचे पैंजिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया
का दक्षिण भाग है। पांजिया का दक्षिण भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। गोंडवाना भूमि भाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या कह रहा है? गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत भाग पांजिया का दक्षिण भाग है। पांजिया का दक्षिण भाग है। यहाँ पर कुछ करेक्शन कर लीजिएगा इस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन के अनुसार, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको यहाँ पर सही मिल जाए। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत पांजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है। पांजिया का दक्षिणी भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल है। तो ये जो कह रहा है इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसको यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 38 को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सबसे जो बड़ी भूमि थी, लैंडमास था, जो टुकड़ा था, उसको पांजिया कहते थे, पांजिया। और पांजिया जब विभाजित हुआ तो दो टुकड़े बने, जिसको उत्तरी को लारेशिया कहा गया और दक्षिणी को गोंडवाना कहा गया। फिर ऐसे विभाजन हुआ है। तो ये देखिए, उत्तरी लैंडमास जो है ये यूरेशिया के रूप में यहाँ पर आ गया है और यहाँ से सब कट करके बने। देखिए ये जा करके ये उत्तरी अमेरिका हो गया इधर, और ये सब कंट्रीज बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके। चलिए, अब वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं ये है। तो इसमें कह रहा था कि पांजिया का जो दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड के उत्तर में क्या है? अंगारा लैंड है। तो कह रहा था कि गोंडवाना भूमि प्राचीन विशालतम एकीकृत महाद्वीप पांजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा लैंड है। गोंडवाना भूमि भाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से, इसी से हमारा देखिए ये भारत बना है। ये जो है ये भारत है, जाएगा आगे ये भारत हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसी से, इस गोंडवाना भूमि से ही क्या क्या बना है? भारत बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, और अफ्रीका महाद्वीप भी इसी में से निकला है। इस तरह से दक्षिण अमेरिका भी इसी में से निकला है। तो ये सब जो है, और अंटार्कटिका क्षेत्र। तो सबसे बड़ा लैंडमास क्या था? यहाँ पर देखिए पांजिया जब विभाजित हुआ तो क्या हुआ? लारेशिया और गोंडवाना में विभाजित हुआ, और ये दोनों विभाजित होकर के पूरी दुनिया को धीरे धीरे, यहाँ पर ऐसे जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, ये जीरो का मतलब कि आप वर्तमान में है यहाँ पर। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया है। और तो यहाँ पर गोंडवाना, और गोंडवाना के दक्षिण में उत्तर में क्या है? अंगारा लैंड, ये था। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 पर, यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ स्थित है? बताइए। मछुआई का मतलब मछली के लिए प्रसिद्ध है। डांगर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तरी सागर में। हम लोग कल पढ़े थे डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डांगर बैंक है, उत्तरी सागर में स्थित। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। उत्तरी सागर नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड,
यूनाइटेड किंगडम आदि के मध्य स्थित हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वर्ष 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है। तो वाराणसी में इसका क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है। आप याद रखेंगे, जो भारत से हैं तो भाई यहाँ के यह क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में है। तो दोस्तों चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल ख़त्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।